तो दोस्तों आज मैं कवर करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का चैप्टर नंबर 1। अगर आपको सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक मनवा पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं इस सीरीज को पूरी स्टार्टिंग से कवर करने वाला हूँ। वैसे मैंने लेटेस्ट चैप्टर नंबर 63 कवर किया था, लेकिन सीरीज ज्यादा बड़े नहीं है तो स्टार्टिंग से पूरा कवर करते चलते हैं। तो बिना किसी देरी के अपना चैप्टर शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें आउटर गॉड्स के बारे में बताया जाता है। ये जो ओमनीपोटेंट बीइंग होते हैं, इन्होंने एंशिएंट टाइम से काउंटलेस यूनिवर्सेस को क्रिएट किया है और इन्हें ही ऑब्सोल्यूट बीइंग कहा जाता है। ये ऑब्सोल्यूट बीइंग एंडलेस क्रिएशन करते वक्त इसी में डूबे रहते हैं, लेकिन इसी प्रोसेस के दौरान जब वो इतनी सारी क्रिएशन बना चुके होते हैं तो उनमें से काफी लोग इस रिपीटेटिव लाइफ से बोर होने लगते हैं। फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि इस टाइम को कैसे एंजॉय कर सकते हैं, और वो आइडिया होता है कि अपने ही क्रिएशन को एक दूसरे से लड़वाया जाए और दूर से बैठकर उस वॉर को देख के मजे लिए जाए। ऑब्सोल्यूट बीइंग को ये देखकर बहुत खुशी मिलती है कि उनके बनाए हुए क्रिएशन एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इस जंग में अनेक लोग मारे जाते हैं, लेकिन फिर एक मेजर इंसिडेंट होता है। एक ऑब्सोल्यूट बीइंग को उसी के बनाए हुए क्रिएशन मार देते हैं इसी एंडलेस बैटल के बीच में। उसके बाद बाकी डायमेंशन के ऑब्सोल्यूट बीइंग को जैसे ये बात पता चलती है, वो सब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और उस वर्ल्ड को ऑब्जर्व करने लगते हैं जिसका मास्टर अब मर चुका होता है। अपने साथी के मौत के बाद उन्हें पता चलता है कि इसकी मौत की वजह भी उसी की एक क्रिएशन थी। ये सब जानने के बाद भी वो ऑब्सोल्यूट बीइंग इस बात को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही होती है। ये जो ताकत है जो बिना किसी मालिक की पड़ी है, जो सबसे पहले इसे हासिल करेगा ये ताकत भी उसी की हो जाएगी। यही से हमारा सीन शिफ्ट होता है एक स्कूल की तरफ। यहाँ सूहो बैठा होता है और वो एक्साइटेड होकर कहता है कि मेरा कोरिया की यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट में सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन उसके फ्रेंड हैरान होकर बोलते हैं ये इम्पॉसिबल है, तेरे जैसे गवार को आर्ट कॉलेज ने कैसे सिलेक्ट कर लिया। तो दूसरा दोस्त रोकर कहता है यार मुझे तो फिर से नेक्स्ट ईयर ट्राई करना पड़ेगा। ये सुन के सूहो जोर जोर से हंसने लगता है, मैं तो इस हेल जैसी लाइफ से अब बाहर निकलने वाला हूँ। तभी पीछे से एक बंदा आता है और सूहो से कहता है कि कांग्रेचुलेशन सूहो, आर्ट्स कॉलेज में सिलेक्ट होने के लिए। मुझे तो पता ही नहीं था कि तू इतना टैलेंटेड है, तो इतना काबिल कब से बन गया। तो सूहो गुस्से में थोड़ा मजाक उड़ाते हुए बोलता है तू फिर से आ गया किम सियोंग च्योल। वो लड़का तुरंत गुस्से में कहता है कि मेरा नाम किम सियोंग च्योल नहीं, मेरा नाम ली इयोन च्योल है। तो सूहो उसे अवॉइड करते हुए बोलता है अच्छा तो ये तेरा असली नाम है। तो ली इयोन च्योल सूहो को कहता है कि थैंक्स टू यू, तुम्हारी वजह से मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो गया। इस स्कूल को मैं अपने कंट्रोल में रखना चाहता था। इस पर सूहो शांत होकर लेकिन कॉन्फिडेंट टोन में रिप्लाई करता है कि और मेरी ग्रेजुएशन भी तुम्हारी ही वजह से पॉसिबल हुई है। तभी सूहो की क्लासमेट जो दो लड़कियां हैं बात करने लगती है ली यून च्योल ने फिर से अपनी बकवास शुरू कर दी है। अभी हम ग्रेजुएट होने वाले हैं फिर भी वो बच्चों जैसे हरकतें कर रहा है। तो दूसरी लड़की भी बोलती है हाँ सच में, पता नहीं क्यों ये यून च्योल हमेशा सूहो से इतनी बदतमीजी से बात क्यों करता है। बेचारा सूहो ने तो अपने दोनों पेरेंट्स को भी खो दिया और वो दोनों अभी तक मिसिंग है। इतना सुनते ही ली यून च्योल गुस्से में सूहो पर हमला करने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। वो सूहो को जोर से मारने के लिए पंच लेता है, लेकिन सूहो तुरंत उसका अटैक रिवर्स कर देता है। सो उसे कहता है कि यार इस झगड़े को यही खत्म क्यों नहीं कर देते, अभी तो हम ग्रेजुएट भी होने वाले हैं। तभी सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इतना डेंजरस अटैक खाने के बाद भी ली यून च्योल खड़ा रहता है। वो हंसकर कहता है कि व्हाट द हेल, और उसके हाथों में अचानक से एक अजीब सी पावर आ जाती है। वो बोलता है कि मुझे तो तुम्हारे अटैक से जरा सा भी दर्द फील नहीं हो रहा। फिर वो जोर से अपना हाथ घुमाता है, लेकिन सूहो उस अटैक से बिल्कुल क्लोज रेंज से बच जाता है और उसका अटैक सीधा पीछे की अलमारी पर लगता है, जिससे अलमारी में बहुत बड़ा छेद हो जाता है। ये देखकर सूहो खुद भी शॉक हो जाता है और उसके सारे क्लासमेट भी देखते रह जाते हैं कि सिर्फ हाथ से इतना बड़ा होल हो गया। ली यून च्योल को भी समझ नहीं आता कि उसके साथ अभी क्या हो गया। सूहो नीचे गिरकर शॉक में चुपचाप बैठा रहता है। यही से सीन कट होता है और अपनी स्टोरी 2 साल आगे बढ़ जाती है। अब सूहो कॉलेज के सेकेंड ईयर में पहुंच चुका है और कैंपस में आगे बढ़ते हुए उसे कुछ लोग लाउड स्पीकर से अनाउंस करते हुए सुनाई देते हैं कि मेन बिल्डिंग के सारे क्लासेस अब साइड बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुके हैं और सबको वहां मूव होना है, क्योंकि मेन बिल्डिंग के पास एक गेट ओपन हो गया है और हंटर्स ऑलरेडी उस गेट के अंदर जा चुके हैं। बाकी सब लोगों को बोल दिया जाता है कि थोड़ी दूरी बनाकर रखो, क्योंकि ये एरिया नॉन हंटर्स के लिए डेंजरस है। तभी हंटर एसोसिएशन का एक बंदा एक वर्कर से पूछता है कि हंटर्स को गेट के अंदर गए हुए कितना टाइम हो गया। तो वो वर्कर रिप्लाई करता है कि लगभग 8 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ डी रैंक गेट है तो वो लोग जल्द ही वापस आ जाएंगे। इतना सुनकर सूहो सोच में पड़ जाता है कि एक और गेट ओपन हो गया। उसे याद आता है कि 3 साल पहले से ये दुनिया का पूरा सिस्टम चेंज हो गया था, जब गेट्स अचानक से दुनिया भर में दिखना शुरू हुए। गेट्स बेसिकली वो जगह है जहाँ पे डंजन का रास्ता खुलता है और जहाँ डेंजरस मॉन्स्टर रहते हैं। अगर ये मॉन्स्टर बाहर निकल गए तो शहरों में जबरदस्त तबाही मच
सकती है। लेकिन गेट्स के आने के बाद इंसान भी बदलने लगे और लोगों को समझ आ गया कि इस प्रॉब्लम का सामना उन्हें खुद करना पड़ेगा। कुछ सुपर ह्यूमन सामने आए जो माना को यूज कर सकते थे और इन्हें अवेकनर्स बोला गया। धीरे धीरे पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई, एक साइड पर अवेकन हंटर्स और दूसरी साइड पर नॉन अवेकन सिविलियंस। और दूसरी तरफ इतने तबाही देखकर सब लोग सोचने लगते हैं कि ये कैओस अब पूरी दुनिया में बहुत लंबी देर तक चलने वाला है। लेकिन इसी दौरान एक अवेकनर सामने आता है जिसका नाम होता है वू जिनचुल। वो हंटर एसोसिएशन बनाता है ताकि सारे हंटर्स यानी सारे अवेकनर एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम कर सके और उन्हें एक ऑफिशियल नाम मिल जाए जो होता है हंटर्स। तो सुहो अपनी क्लास में बैठकर ड्राइंग निकालता है और सोचता है कि ये दुनिया कितनी अनइवन हो चुकी है। और वो ड्राइंग निकाल रहा होता है एक आंट की और वो सोचता है कि कुछ लोग इन चींटियों की तरह मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए, जबकि कुछ लोगों को सब कुछ इतनी आसानी से मिल जाता है। ये जो डिफरेंस है उन्हें उनकी लिमिट रियलाइज करवाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अवेकन और नॉन अवेकन के बीच का गैप। वो एक ई रैंक अवेकनर के लेवल का गैप भी क्लोज नहीं कर सकता। सुहो को अपने स्कूल का टाइम याद आता है जब उसकी फाइट ले यूनचुल से हुई। वहाँ उसने क्लियरली महसूस किया था कि एक नॉन अवेकन इंसान चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, वो एक ई रैंक अवेकनर के लेवल का जो गैप है वो क्लोज भी नहीं कर सकता। उसे लगता है कि अगर हंटर्स गेट्स क्लोज ना करे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। और दूसरी तरफ नॉन अवेकनर लोग अवेकनर के बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकते, लेकिन जो अवेकनर्स है वो सिविलियंस के बिना आराम से जी सकते हैं। शायद इसीलिए सब लोग हंटर्स के लिए इतना थैंकफुल है और इसी वजह से सुहो जैसा एक नॉन अवेकनर बंदा भी अभी तक कंफर्टेबल लाइफ जी पा रहा है। ड्राइंग बनाते बनाते उसके दिमाग में एक चिंता बढ़ने लगती है कि दिल के किसी कोने में मुझे लगता है कि शायद मुझे इन सब चीजों की आदत हो चुकी है। पहले मेरे पेरेंट्स भी मिसिंग है, मेरा पूरा सर्वाइवल इन हंटर्स पर डिपेंड है और मैं जितनी भी चीजें ट्राई करता हूँ कुछ काम नहीं आता। इस हेल्पलेसनेस की फीलिंग से वो परेशान रहता है। तभी उसका असिस्टेंट टीचर पीछे से आता है और कहता है कि सुहो आज क्या इंटरेस्टिंग ड्राइंग बना रहे हो। तो सुहो कैजुअली बोलता है जो भी दिमाग में आया मैंने वो ड्रॉ कर लिया। टीचर कहता है कि तुमने एक आंट बनाई है लेकिन इसमें काफी इनोवेटिव टच है, शायद तुम इसे आंट पर्सन बोल सकते हो। सुहो मन ही मन में सोचता है यार मैंने ये ड्राइंग बनाई क्यों। फिर हमें ड्राइंग क्लियरली दिखाई जाती है जो असल में बेडू का रफ स्केच होता है। जिनको ओरिजिनल सोलो लेवलिंग के कुछ लास्ट चैप्टर याद है उन्हें पता है कि संगजुन ने सुहो की मेमोरीज और पावर सील कर दी थी, इसीलिए उसे अपना जो पूरा पास्ट है वो याद नहीं है। सिन वापस गेट के बाहर शिफ्ट होता है और लोग खुश होकर कह रहे होते हैं कि देखो हंटर्स गेट्स के बाहर आ गए। उन्हें देखकर लगता है कि टीम ने डी रैंक गेट को सक्सेसफुली क्लियर कर लिया है। फिर वहाँ का एक वर्कर हंटर किम जोंगसू से बोलता है कि बहुत अच्छा काम किया आपने, लेकिन हंटर किम जोंगसू कहता है कि हमें हंटर एसोसिएशन को एक रिपोर्ट भेजनी होगी क्योंकि डंजन के अंदर हमें एक नए टाइप का मॉन्स्टर एनकाउंटर हुआ है। और वो एक्सप्लेन करता है कि मॉन्स्टर ह्यूमनाइड थे लेकिन उनकी आंखों और मुंह में से ब्लू फ्लेम निकल रही थी और वो क्लॉज और फैंग से अटैक कर रहे थे। उनके अटैक इतने पावरफुल नहीं लगे क्योंकि मुझे सिर्फ हल्का सा स्क्रैच आया और उससे ज्यादा दर्द भी नहीं हुआ। तो वर्कर कहता है कि गेट ओपन होने के बाद से हमने ऐसे मॉन्स्टर के बारे में नहीं सुना, लेकिन अच्छा है कि ये ज्यादा डेंजरस नहीं निकले। तो वो वर्कर किम जोंगसू से कहता है कि वो एक डिटेल ड्राफ्ट लिखकर एसोसिएशन को रिपोर्ट कर दे। तभी कैमरा उसके हाथ पर जूम करता है जहाँ स्क्रैच लगा हुआ होता है और वहाँ से ब्लू फ्लेम निकलना शुरू हो जाती है। ब्लू फ्लेम उसके पूरे शरीर में फैलने लगती है और उसकी तलवार और उसकी शील्ड हाथ से गिर जाती है। वर्कर घबरा कर पूछता है कि हंटर किम जोंगसू आप ठीक तो हो, लेकिन अगले ही पल किम जोंगसू उसी पर अटैक कर देता है। उसकी आंखों में और मुंह में से वही ब्लू फ्लेम निकल रही होती है बिल्कुल उन मॉन्स्टर की तरह। वो उस वर्कर को मार देता है और बाकी हंटर शॉक में देखते रह जाते हैं और वो एक के बाद एक लोगों पर अटैक करना शुरू करता है और कुछ हंटर और स्टाफ भी इन्फेक्टेड होकर ब्लू फ्लेम मॉन्स्टर में ट्रांसफर होने लगते हैं। फिर क्लासरूम में स्टूडेंट्स और टीचर खिड़की से नीचे का सीन देखने लगते हैं और नीचे सिविलियन और हंटर एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। ब्लू फ्लेम उनकी आंखों और मुंह में से निकल रही होती है। एक स्टूडेंट बोलता है कि इनकी आंखें बिल्कुल मॉन्स्टर जैसे हो गई है और दूसरी लड़की कहती है कि यहाँ डंजन ब्रेक तो नहीं हो गया। तो दूसरा स्टूडेंट कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन किसी और का कहना होता है कि नहीं हंटर्स का वेट करते हैं क्योंकि वो आकर यहाँ पे सब हैंडल कर लेंगे। तो एक स्टूडेंट तालीम को कहता है जो कि एक ई रैंक अवेकनर है, तू एक अवेकनर है तो कुछ तो कर। तालीम घबरा कर कहता है कि मैं सिर्फ एक ई रैंकनर हूँ तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तभी सुहो की नजर सामने वाली बिल्डिंग पर पड़ती है जहाँ पे एक ब्लू फ्लेम मॉन्स्टर उनकी क्लासरूम की तरफ जंप करने के लिए तैयार होता है। अगले ही सेकंड वो मॉन्स्टर खिड़की तोड़कर क्लासरूम में घुस जाता है और तभी सुहो चिल्लाता है और कहता है कि सब लोग जल्दी यहाँ से भागो। मॉन्स्टर स्टूडेंट पर अटैक करने लगता है और सब लोग डर के मारे चीखने लगते हैं। भागते भागते एक लड़की गिर जाती है और वो सुहो से चिल्लाकर हेल्प मांगती है, प्लीज मुझे बचा लो, मैं हिल नहीं पा रही हूँ। तो सुहो उसकी तरफ देखकर आंखें बंद करता है और गिल्ड से बाहर जाता है, लेकिन वो कहता है कि मैं हंटर्स को बुला कर लाता हूँ और वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में उसका कॉन्शियस उसे काटने लगता है कि मैंने उस लड़के को बेसिकली मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन मैं एक नॉन अवेकनर बंदा हूँ तो आखिर में क्या ही कर सकता हूँ। तो सुहो खुद पर गुस्सा होता
होता है, लेकिन फिर सोचता है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। डैड अगर आप यहाँ होते तो आप क्या करते? लेकिन उस रूम के अंदर जहाँ लड़की फंसी हुई है, मॉन्स्टर उस पर अटैक करने ही वाला होता है और उसके आंखों और मुंह में से ब्लू फ्लेम निकलती है। लास्ट मोमेंट पर सुहो अंदर घुसकर एक फायर एक्सटिंग्विशर पकड़ता है और पूरा जोर लगा के उस मॉन्स्टर के मुंह पर वार कर देता है, तो वह मॉन्स्टर झटके से पीछे गिरता है। फिर सुहो सोचता है कि अगर डैड यहाँ होते तो शायद वो भी एग्जैक्टली यही करते। इसी वक्त हवा में एक ग्लिच जैसी स्क्रीन ओपन होने लगती है और सुहो हैरान होकर देखता है कि ये क्या हो रहा है। तो स्क्रीन क्लियर होती है और उस पर लिखा होता है कि नोटिस, तुमने एक क्वेस्ट की रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर ली है और उस क्वेस्ट का नाम है करेज ऑफ द वीक। तो ये देखकर सुहो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और यहीं पे अपना चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये चैप्टर पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको कौन सा नया मनवा चाहिए तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले चैप्टर में।